नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये कोई और अलग से आंदोलन नहीं है। ये हमारे भारत को आजाद कराने के लिए जो अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई थी, चाहे वो गर्म दल का हो, नरम दल का हो, विचारों की लड़ाइयां लड़ी गई, गोली बारूद से भी लड़ाइयां लड़ी गई, है ना। धरना प्रदर्शन, अनशन, तमाम तरह से ये जो लड़ाइयां लड़ी गई और जिसकी बदौलत हमारा भारत आजाद हुआ, उस राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखने वाले हैं। इस पार्ट में सीरीज ये हमारा चलेगा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का, थोड़ा लंबा होने वाला है। ये मुझे लग रहा है कि 6 या 7 पार्ट में कंप्लीट होगा, लेकिन हम पहले पार्ट को शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और हम इसमें जानने वाले हैं इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि जो भी आंदोलन हुए वो किन किन संस्थानों के द्वारा, या हम कहें कि जो आंदोलन हुई या जो भारत हमारा आजाद हुआ, इनमें किन संस्थानों का योगदान है, किन भावों का योगदान है, किन लोगों का योगदान है, इसके बारे में देखेंगे। और कब कब वे संस्थान बने और उसका क्या प्रभाव पड़ा इस राष्ट्रीय आंदोलन पर, और उनमें कौन कौन से लोग जुड़े उन संस्थानों से या इस राष्ट्रीय आंदोलन से, उनका क्या प्रभाव पड़ा, या वो कैसे इस चीज को फेस करते हुए इस भारत को आजाद कराए, जो कि हम अब एक आजाद भारत में रह रहे हैं। अपने विचारों की, अधिकारों की हम बात करते हैं और इसके पीछे कितना क्या कुछ हुआ, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये हमारा पहला पार्ट होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आप नोट करते रहें। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर हमें फीडबैक दें कमेंट के माध्यम से। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप जरूर कुछ न कुछ हमें फीडबैक देंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस चीज को हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे कि जो आंदोलन है, क्या ये एकाएक शुरू हुआ? नहीं, ये एकाएक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी एक जनता, बहुत बड़ा एक हुजूम चला और धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से 100, 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ लोगों में ये बातें गई, या उनके मन में ये विचार आया कि नहीं, अब हमें आजाद होना है। किससे? अंग्रेजों से। तो ये जो आंदोलन हुआ, ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई, ये किससे हुई? ये विचारों से हुई। लोगों के मन में ये विचार आने शुरू हुए कि नहीं, अब हमें अपने अधिकारों के लिए बात करनी है, हमें अपने राइट के लिए बात करनी है। ये सारी चीजें हमें अब बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को। तो इसलिए ये धीरे धीरे बातें जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के द्वारा ये बातें फैलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बारे में, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, स्वाधीनता प्रारंभिक वर्ष। जो स्वाधीनता आंदोलन था, जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन शुरू हुए, उनके प्रारंभिक वर्षों में क्या हुआ और ये कैसे शुरुआत हुई। तो अभी हमने कहा ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था किससे शुरू हुआ? तो विचारों से शुरू हुआ। लोग ऐसा विचार करने लगे, विचारों का उपज था, विचारों की, या कह सकते हैं विचारों की देन थी। विचारों का देन था क्या? राष्ट्रीय आंदोलन। और सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में अगर हम बात करें तो ये लोगों तक फैला कैसे, ये लोगों तक बातें कैसे पहुंची कि नहीं, अब हमें आजाद होना है। चलो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के मन में ये बात आई तो दूसरे व्यक्ति के मन में ये बात आई, या दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में जो व्यक्ति है उसके मन में ये बातें कैसे आई। तो उस समय कोई मोबाइल फोन, कोई इंटरनेट या इस तरह की व्यवस्था तो नहीं थी। तो उस समय थी एक सोर्स, एक कह सकते हैं एक साधन था, एक संचार का माध्यम था। अपनी बातें या एक बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम था वो क्या था? प्रेस, यानी न्यूज़पेपर छपते थे, मैगजीन छपती थी,
यानी प्रेस और मैगजीन, इसके माध्यम से इसकी जो भूमिका थी, ये हमारे भारत को आजाद कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ये विचारों को क्या किया, स्प्रेड किया, फैलाया, इससे संचार हुआ, है ना। इसके थ्रू, प्रेस और मैगजीन के थ्रू एक दूसरे लोगों के पास ये बातें पहुंची और उनमें धीरे 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 इस तरह की बातों का क्या हुआ, आना शुरू हुआ। अगर आगे देखें तो हम इसमें देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन भी इसमें शुरू हुए। धार्मिक सुधार आंदोलन भी शुरू हुए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रेलवे के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने लगे। डाक और तार, जो चिट्ठी और पत्री जिसको कहते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू डाक और तार, ये जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगा, या ये जो मेन संचार का माध्यम था, एक बात दूसरे लोगों को पहुंचाने का जो माध्यम था, ये रेलवे और डाक तार से ही पहुंचता था। तो ये हमारे शुरुआती प्रारंभिक वर्ष में ये जो कार्यक्रम हुए, या कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन की जो बातें हुई, ये शुरू हुई। आइए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। फिर अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम कहें तो हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, राष्ट्रवादी आंदोलन को हम यहाँ पे 3 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। जो आंदोलन है, इसके चरण अगर हम देखें तो इसे हम 3 चरण में करने वाले हैं। पहला जो चरण होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला जो चरण होगा वो होगा कब से कब तक, 1885 से लेकर के 1905 तक का। यानी 1885 से लेकर के 1905 के बीच क्या क्या घटनाएं हुई, क्या ऐसी एक्टिविटी हुई जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दी या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया, तो इसमें देखने वाले हैं। दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 1905 से लेकर के 1919 तक में क्या क्या बदलाव हुए, या क्या कौन कौन से ऐसे आंदोलन हुए, कौन कौन से ऐसे धार्मिक सुधार के कार्यक्रम किए गए, या कौन कौन से ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए क्या किया, एक लीडिंग का काम किया, एक नेतृत्व का काम किया। अगर तीसरे पार्ट को हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे 1919 से लेकर के 1947 तक का जो सीजन था या जो टाइम था, इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पे कौन कौन सी बातें या कौन से ऐसे कार्यक्रम या कौन से ऐसे आंदोलन हुए जिससे कि राष्ट्रवादी आंदोलन जो है हमारा बढ़ता चला गया और फाइनली हम आजाद हुए। अगर हम इसमें देखें 1885 से 1905 तक में, तो इसमें हम देखेंगे कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस की स्थापना को देखने वाले हैं। स्थापना कैसे होती है, और भी अन्य जो वर्क होते हैं, अन्य जो कार्य होते हैं, इसको हम देखने वाले हैं इस ड्यूरेशन में। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कांग्रेस का कैसे विस्तार होता है या कैसे कांग्रेस का विकास होता है, और भी जो चीजें हैं, अलग अलग पार्टी या अलग अलग जो संस्थाएं हैं, उनका कैसे यहाँ पे बातें आगे बढ़ती हैं, इसी में हम देखेंगे। अगर हम इसमें देखें कि 1905 से लेकर 1919 के सीजन में देखें तो इसी को एक पार्ट और हम डिवाइड कर सकते हैं। 1905 से लेकर के 1913 के बीच इसमें गर्म दल का भी उदय हो गया, है ना। गर्म दल यानी कि उग्र दल, या कह सकते हैं उग्रवाद के बारे में भी थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गर्म दल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसको गर्म दल न लिख करके हम इसको लिखते हैं गरम दल, ठीक है, ये सही शब्द रहेगा यहाँ पे। गरम दल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस सीजन में था, यानी कि इस ड्यूरेशन में। अगर हम यहाँ पे बात करें तीसरे वाले को, यानी 1919 से लेकर 1947, तो ये गांधी युग कहा जाता है, यानी गांधीयन एरा कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, है ना। तो ये सीजन जो है 1919 से लेकर के 1947 का हम पढ़ने वाले हैं। यानी हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन चरण को 3 पार्ट में डिवाइड कर किया है। यहाँ पे हमने 1885 से 1905 तक, 1905 से लेकर के 1919 तक, और 1919 से लेकर 1947 तक।
तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, ये तो हमारा हो गया 3 चरण में हम इसे डिवाइड करेंगे। और सबसे पहला अगर हम बात करें तो कुछ संस्थाओं के पहले बात कर लेते हैं कि जो कुछ संस्थाएं बनी हमारे देश में, उनका क्या रोल रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, या राष्ट्रीय जो आंदोलन के कार्य थे। ठीक है, कुछ संस्थाएं, कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो अधिकारों के लिए लड़ी, अलग अलग अधिकारों के लिए, या कहें कि जो मजदूर थे, जो क्या बोलते हैं उनको, जमींदार थे, इन सभी के अधिकारों के लिए या अपने मूल कर्तव्यों के लिए या लोगों के अधिकारों के लिए ये जो संस्थाएं थी वो क्या की, लड़ी। किससे? अंग्रेजों की हुकूमत से। ठीक है, अधिकारों के लिए लड़ी। ठीक है, अधिकारों के लिए लड़ी। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, सबसे पहला जो संस्था था इसे हम नाम देंगे क्या? लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी क्या थी। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि 1837 में इसका क्या हुआ? स्थापना हुआ। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1837 में हुई। किसके द्वारा हुई ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये किसके लिए लड़ी या ये किसके लिए काम की? तो हम यहां देखेंगे, ये जो है जमींदारों की जो हितों की रक्षा के लिए, जमींदारों के हितों की रक्षा का क्या मतलब है यहाँ पे? तो देखिए क्या था कि अंग्रेज जो थे, जो लगान लेते थे, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट से, या कह सकते हैं कि अलग अलग हिसाब से लेते थे। जमींदारों से ज्यादा लिया जाता था, यानी कि इनके पास ये मान करके चला जाता था ये धन धानाढ़ से भरपूर है, तो इनसे ज्यादा लगान लिया जाए। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जो इसकी स्थापना 1837 में हुई द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा, इन्होंने जमींदारों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी या जमींदारों के हितों के लिए बात की यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी के थ्रू। क्योंकि अंग्रेज जो थे जमींदारों से ज्यादा लगान के लिए बाध्य करते थे, इनको ज्यादा लगान देना पड़ता था। अगर वहीं हम बात करें दूसरे संस्थान की, तो ये बनी क्या? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है, ये कब हुई? तो ये हुई 1851 ईस्वी में। ईयर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसने की, या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और किसने की। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी 1851 में बनी, और ये जो है किसके लिए लड़ी? तो ये भी जमींदारों के हितों के लिए लड़ी थी। जमींदारों के हितों के लिए ये भी कार्य की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तीसरे संस्थान की, तो ये था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये कब बना? तो ये बना 1852 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथे संस्थान की बात करें तो यहां बना क्या? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बना कब? 1867 ईस्वी में, यानी 1867। ठीक है,
और इसकी स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना की। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये प्रार्थना समाज की जो प्रसिद्धि थी, प्रसिद्धि किसने दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। देखिए क्या है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में हुआ, पांडुरंग यानी आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया। लेकिन ये थोड़ा प्रसिद्ध हुआ, यानी कि इसमें कुछ ऐसे कार्य किए गए किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा, जिससे प्रार्थना समाज जो संस्थान था इसकी प्रसिद्धि हो गई, यानी कि इसे लोग जानने लगे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें महादेव गोविंद रानडे के बारे में अगर जाने तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। और सुकरात कौन था भाई? तो एक दार्शनिक थे। सुकरात कौन थे? तो एक दार्शनिक थे। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और देखेंगे कि महादेव गोविंद रानडे जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ये महादेव गोविंद रानडे यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म नाम देखा जाए तो एमजी रानडे के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे ये। कौन? गोविंद, है ना, ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। एक चीज और यहां पे देखिए, अगर इसी से जोड़ी रहे हैं हम लोग तो एक चीज और देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के ये गुरु थे। कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगर एग्जाम में आता है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे या गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानडे का नाम आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट संस्थान की। तो ये जो संस्थान बनी थी, ये बनी थी क्या? सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा का स्थापना जो है कब हुआ था? ये भी 1867 में हुआ था। ठीक है। ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये भी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा ही हुआ था, जो गोपाल कृष्ण गोखले की क्या है? गुरु हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक सभा जो है 1867 में बना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। और अगर हमने ऊपर बात किया प्रार्थना समाज किसके द्वारा बना या किसके द्वारा स्थापना किया गया था उसका, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना तो किया गया था प्रार्थना समाज का, लेकिन प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो महादेव गोविंद रानडे ने दिलाई। ठीक है, आई होप बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। आगे की वीडियो में मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा या उस चीज को सुधारने की पूरी प्रयास करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो छठा संस्थान होगा हमारा वो क्या होगा? हमने सार्वजनिक सभा देख लिया। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने 1867 में। बात करते हैं अगले संस्थान की, तो ये बना क्या? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1875 में। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ठीक है, और दयानंद सरस्वती कौन थे? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने ही एक वाक्य कहा था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस आओ। ये जो कथन है
किसके द्वारा कहा गया है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो, ये जो कथन है ये कहा गया है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पे और देखें दयानंद सरस्वती के बारे में और जाने तो ये जो है भारत के मार्टिन लूथर किंग कहे जाते हैं। भारत के क्या कहे जाते हैं? ये मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं दयानंद सरस्वती की जो एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की और पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस में आता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती का ही एक सेंटेंस है, एक जो स्टेटमेंट है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है और दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है जिन्होंने लिखा है, क्या क्या पुस्तक का नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले संस्थान की। अगले संस्थान के बारे में देखेंगे हम, तो इस संस्थान का क्या नाम होगा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में, इसकी स्थापना हुई कब? 1905 में। याद रहेगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में। और ये किसके द्वारा की गई? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी हमने ऊपर बात किया था, गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य हैं? तो एमजी रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे के, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस संस्थान का स्थापना किया गया था। कौन सी संस्थान है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। आइए आगे देखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एक संस्थान बनाया गया, क्या? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? ये 1897 में। 1897 में किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस संस्थान का स्थापना किया गया, रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, और ये रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और अपने ही गुरु के नाम पर इन्होंने एक संस्थान बनाया, एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ध्यान रहेगा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, और अपने ही गुरु के नाम पे इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा क्या? रामकृष्ण मिशन। और इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा विवेकानंद जी के बारे में और जानते हैं। विवेकानंद जी सबको पता है कि ये शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे। ये कब गए थे? तो 1893 में गए थे, यानी ये संस्था बनाने से पहले गए थे। ये संस्था जो है बनाने से पहले ही चले गए थे। कहां पे? धर्म सम्मेलन में। और ये धर्म सम्मेलन 1893 में कहां हुआ था? ये धर्म सम्मेलन 1893 में कहां हुआ था? तो ये हुआ था शिकागो में।
और शिकागो कहाँ है भाई? तो शिकागो है यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, और वहां पे कहां पे? शिकागो में, जो कि अमेरिका में है। और इसी धर्म सम्मेलन में एक महिला जो है स्वामी विवेकानंद जी के प्रति काफी प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन करके वहां से वापस आई। और उस शिष्या का क्या नाम था? तो सिस्टर निवेदिता। शिष्या का क्या नाम है? तो सिस्टर निवेदिता, या भगनी निवेदिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये उनकी शिष्या बनी। अगर बात करें थोड़ा सा और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, देखिए जितने भी यहाँ पे हमने पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, और चांसेस हैं कि आगे भी आने वाले एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन या इस तरह के टॉपिक के बारे में बात होगी या क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस चीजों को ध्यान में रखते हैं या नोट करते हैं तो आई होप आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, काफी हेल्प मिलने वाला है। तो जरूर इसे इस वीडियो को पूरा देखते रहें। आगे बात कर लेते हैं प्रबुद्ध भारत पत्रिका। जो प्रबुद्ध भारत पत्र था या जो पत्रिका थी, ये किसने लिखा? तो ये भी स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। यानी इसका जो संपादक, ये जो पत्र था, इसका संपादक कौन था? संपादक कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी प्रबुद्ध भारत पत्र के संस्थापक थे। और ये प्रबुद्ध भारत पत्र किस लैंग्वेज में था? तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश भाषा में था ये। इसका ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रबुद्ध भारत पत्र, जिसके संपादक स्वामी विवेकानंद जी थे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में इसका संपादक किया करते थे। फिर एक और इन्होंने एक पत्र का संपादक किया, उसका क्या नाम है उसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे उद्बोधन पत्र, उद्बोधन पत्र, उद्बोधन पत्र, इसके भी संपादक थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी। और ये किस लैंग्वेज में था? तो ये था बंगाली भाषा में। ठीक है, ये बंगाली भाषा में था। इसके भी संपादक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, अगर और हम बात कर लेते हैं, कुछ पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा, कौन कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ठीक है, ये सभी क्या थी? पुस्तक थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिसको खुद स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लेकिन बड़े काम की चीजें हैं, बड़ी काम की बातें इन्होंने इसमें बता रखी है। फिर अगले संस्थान के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट संस्थान क्या होगा? थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसकी स्थापना जो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लात्वत्स्की, ब्लात्वत्स्की। और मैडम ब्लात्वत्स्की के साथ एक और महानुभाव थे, कौन? कर्नल अलकाट। ध्यान रखिएगा, ये दो लोगों ने मिल करके थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में स्थापना की। इसके संस्थापक कौन थे? दो लोग थे, मैडम ब्लात्वत्स्की और कर्नल अलकाट। ठीक है, इसी में थोड़ी सी और बातों को हम जान लेते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की ही
1889 में, यानी 1875 में इसकी स्थापना हुई, और 1889 में जो है एनी बेसेंट जो है इसकी क्या बनी, सदस्य बनी, इस संस्थान की या इस संस्था की सदस्य बनी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और। अगर हम बात करें अगले संस्थान की, तो यहां पे हम बात करेंगे क्या, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1873 में, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे, और सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1873 में की गई थी। एक बात यहाँ पे और जान लेते हैं, ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका, गुलामगिरी। ठीक है, देखिए कुछ साइड जो फैक्ट हैं इनको भी हम देखते चल रहे हैं। जो संस्थान है वो तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ इनके पुस्तकों के बारे में या इनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में जानते रहेंगे, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए हम इन चीजों को जोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं हम, एक और संस्थान बना क्या, मदरसा, जिसे क्या कहा जाता है, देवबंद। और ये भारत में पहला मदरसा था, ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला मदरसा था जिसका नाम क्या था, देवबंद, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी। ठीक है, और ये कहां हुई थी, तो ये हुई थी सहारनपुर में। ये कहां हुई थी, सहारनपुर में, और सहारनपुर कहां है, तो ये है यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एक जिला है जहां पे मदरसा जिसका नाम है देवबंद की स्थापना 1866 में की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी संस्थापक कौन थे, तो ननौती और गंगोदी अहमद, ननौती और गंगोदी अहमद के द्वारा मदरसा यानी देवबंद की स्थापना की गई थी 1866 में। ठीक है, एक और संस्थान के बारे में बात करते हैं, एक संस्था के बारे में बात करते हैं जिसका नाम क्या है, दारुल उलूम। दारुल दारुल उलूम, इसकी स्थापना किसने की थी, हुसैन अहमद ने। हुसैन अहमद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट संस्थान की, तो इसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1886 में। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी, सबसे पहले जानेंगे कि ईस्ट इंडिया स्थापना कहां हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो ये हुई थी लंदन में। ठीक है, और लंदन में किसने की थी, तो ये किया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन। क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी वयोवृद्ध आदमी। ठीक है, इनका उपनाम है।
आ रही बात समझ में? अगर दादा भाई नौरोजी की पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, जो सचिव थी वो कौन थी भाई? एक महिला थी सचिव इनकी, वो कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो थी क्या थी? दादा भाई नौरोजी की सचिव थी, पर्सनल असिस्टेंट थी मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, आइए अगले संस्थान की बात करते हैं। संस्थान का क्या नाम है? इंडिया लीग। इंडिया लीग। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1875 में। किसके द्वारा हुई? तो ये शिशिर घोष के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर घोष के द्वारा हुई थी 1875 में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक संस्थान की और बात करते हैं। इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसी के एक साल बाद यानी 1876 में। किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। ठीक है, अब ये तो छोटे छोटे संस्थान हो गए जिनमें 2 4 5 लोगों या उसके विचारों के आधार पर चलने वाले लोगों की भीड़ थी। अब हम बात करेंगे एक बड़े संस्थान की, जिसका क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंडियन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहली चीज जानते हैं ये क्यों हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, क्या कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और किसके द्वारा या किन हालातों में ये हुआ। आइए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चीज जानेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसको भी ईयर थोड़ा नोट कर लेते हैं, 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किन हालातों में हुई थी? तो 1885 में जो इस समय गवर्नर थे अंग्रेजी शासन के, जो गवर्नर थे वो कौन थे? डफरीन थे। जो गवर्नर थे वो कौन थे? डफरीन थे। ठीक है, एक चीज ये जानिए, इसके पीछे एक लॉजिक था कि 1857 में ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। इस भारतीय राष्ट्रीय INC के स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था? जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में अलग अलग जगहों से, हम आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में, 1857 की क्रांति में क्या हुआ, कहां कहां कौन नेतृत्व किया इसका, यहाँ पे वो टॉपिक हम नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने टॉपिक से फिर भटक जाएंगे। तो हम सिर्फ यहाँ बात करते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने उसका नेतृत्व किया। कहीं लड़ाइयां लड़ी गई, कई लोग मारे गए, बंदी बनाए गए, है ना, उनके जुलूस को रोक दिया गया, तब तमाम तरह की चीजें हुई उस समय। लेकिन इस क्रांति के बाद, इस आंदोलन के बाद लोगों में क्या हो गया कि एक तरह का आक्रोश फैल गया, यानी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा फटने लगा, यानी गुस्सा दिखने लगा। यानी जगह जगह पर लोग बिना नेतृत्व के, बिना किसी बड़े नेता के क्या करते थे? अंग्रेजों की
जो समूह था, जो टोली थी, उनको घेर लिया करते थे। तो ऐसे में लोगों को, ये अंग्रेजों को लगा कि जो ये क्रांति हुई है, इसके बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं, तो इनको शांत कराने के लिए डफरिन के दिमाग में एक बात आई कि चलो एक ऐसा संस्थान बनाते हैं, एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिससे कि भारतीयों को लगेगा कि नहीं, हमारी कोई पर्सनल संस्था बन रही है, हमारी बातें यहां सुनी जाएंगी। क्योंकि लड़ाई क्या थी, मेन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो किस चीज का था कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारे जो कार्य है, हमारी जो प्रकार की, जो हमारे जिस प्रकार से हम काम करते हैं, जिस प्रकार से हमारी खेती होती है, उस प्रकार में चला जाए या उस ढंग तरीके से हम चलें। तो ये चीज एक दिखावा या कह सकते हैं कि लोगों को शांत कराने के लिए एक पुतला बनाया गया या एक ऐसा डमी बनाया गया जिसको कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये डफरिन के दिमाग की एक सोच थी, है ना, कि एक ऐसा संस्थान बनाए, एक ऐसी संस्था बनाए जिससे लोगों का ध्यान जो है क्या हो जाए, बट जाए। लोग इसके बारे में सोचने लगे कि हाँ, हमारे हितों के लिए जो है एक संस्थान बनाई जा रही है, एक संस्था बनाई जा रही है, लोगों का जो गुस्सा होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो डफरिन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया और इसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी आईएनसी को क्या कहा गया है, ये कहा गया है सेफ्टी वाल्व सिस्टम, यानी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। आईएनसी को क्या कहा गया, इस संस्था को क्या कहा गया, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। यानी लोगों के गुस्से से बचने का एक तरीका था, एक कह सकते हैं कि डमी तैयार किया गया, है ना। और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का जो प्रचार प्रसार किया गया, जो प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं, ये कह दें कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई है, लोग अपनी गुस्से को शांत करें, ये हमारे लिए, हमारे हितों के लिए ये लड़ेगा या हमारे बातों को ये सुनेगा संस्थान, जो कि आगे काम आएगा। तो इसका प्रचार प्रसार हुआ किसके द्वारा, तो यंग इंडिया जो एक पत्र होता था, यंग इंडिया जो पत्र होता था, इसके संपादक कौन थे, इसके माध्यम से अगर एक बात करें कि किसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ ज्यादा, तो यंग इंडिया पत्र के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसका बात लोगों तक पहुंचाया गया। और ये इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका की जो ये पत्र का जो संस्थापक थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस पत्र के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंटिन्यू, लेकिन इस वीडियो को हम इतने ही होल्ड रखते हैं। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चीज को रिवाइज करके रखिए, इस चीज को नोट बना करके रखिए। हम आगे ही इसी क्रम में, इसी इंटरेस्ट के साथ आपको बातों को समझाएंगे, अपनी बातों को, ये हिस्ट्री का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।